नमस्कार प्यारे दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को मिलाने वाला हूं एक बहुत ही खास शख्सियत अक्षित यादव से। जी हां, अभी अभी आप सभी को पता होगा आईसीआर जेआरएफ का रिजल्ट आया है और इस जेआरएफ के रिजल्ट में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में मैं ये बोल सकता हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर टॉप रैंक लगाई है। इन्होंने जनरल कैटेगरी के अंदर 4th रैंक और ओबीसी कैटेगरी के अंदर ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक लगाई है। जी हां, फिजिकल साइंस के अंदर यानी सोइल साइंस के अंदर पूरे राजस्थान में मैं बात करूं तो ये टॉपर रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट है 1st, 2nd, 3rd रैंक वो राजस्थान से नहीं है, तो राजस्थान के अंदर इनकी 1st रैंक है। और इनके बारे में जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मैं आप सभी को देना चाहूंगा। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन है वो आरसीए उदयपुर से कंप्लीट की है और इन्होंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन के दौरान बहुत ही सिंसियरिटी के साथ सोइल साइंस को अपनी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा माना है, फिजिकल साइंस को अपनी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा माना है। इन्होंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन के दौरान इस फिजिकल साइंस के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ जिन जिन टॉपिक्स में इनको प्रॉब्लम आई थी उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डील किया था। उन सभी के बारे में आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रही थी और एक जो स्टूडेंट आज जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहा है उसके लिए आने वाले समय में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है जो अगर वो ध्यान रखे तो कम से कम एफर्ट में एक अच्छी रैंक लगा सके। तो अपन चलते हैं अक्षित यादव के पास। पहला इनसे क्वेश्चन अपना रहेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि उन्होंने ये सोइल साइंस सब्जेक्ट क्यों सेलेक्ट किया। जी सर। थैंक यू सर। तो सर सब्जेक्ट की बात आती है मैंने कैसे चुना, तो मैंने सर सबसे पहले पेपर देखे थे, फिर उसके बाद सिलेबस देखा, तो मेरे को सोइल साइंस सबसे बढ़िया सब्जेक्ट लगा कि अपन इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने सोइल साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर से और सर मैं आज यहाँ पे हूँ। जैसा कि इस डिस्कशन से पहले मैंने इनसे बहुत सारी बातें की और उन सब चीज़ों से मुझे पता लगा कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन वो 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर से स्टार्ट कर दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे पहले सोइल साइंस से जुड़े हुए नहीं थे। इनके स्टार्टिंग के सेमेस्टर में भी सोइल साइंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स थे। इनको स्टार्टिंग से सोइल साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता भी थी और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान बहुत सारा नॉलेज लिया और उसी नॉलेज को यूज करते हुए 3rd ईयर के 2nd सेमेस्टर से इन्होंने प्रॉपर सोइल साइंस जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एक नया स्टूडेंट सर जो जेआरएफ की प्रिपरेशन आज स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज उनको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सर सबसे पहली बात है सिलेबस को अच्छे से कवर करें, सिलेबस का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर देखें और उन्हीं को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस जेआरएफ प्रिपरेशन का। तो सर मुझे लगता है सब्जेक्ट और उसके बाद में पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो, पीवाईक्यू और सिलेबस दो चीजें इंपॉर्टेंट बात अपने को यहाँ से समझ में आई कि सिलेबस के बिना तैयारी नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने के लिए पीवाईक्यूज देनी चाहिए कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मुझे वो चीजें याद भी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें क्वेश्चन की, तो एक बच्चा जब जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसे अपने सिलेबस के तौर पे अगर मैं बात करूं तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं आज की प्रेजेंट दौर में जिनको अपने सिलेबस का पूरा पता होता है। तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंटों के साथ में वो यह है कि वो किसी भी एक बुक को उठाते हैं और पूरा बुक पढ़ देते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, किसी से भी पूछते हैं और बुक पूछ के बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या ये तरीका सही है या फिर आप स्टूडेंटों को कुछ और तरीका सजेस्ट करना चाहोगे? सर मेरे को लगता है कि ये एक जैसे बुक उठा के फिर ऐसे पूरा पढ़ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले आप सिलेबस को देखें कि मतलब उसके बाद पीवाईक्यू को देखें, फिर जो एग्जाम की डिमांड है उसको समझें, फिर उसके बाद में आप बुक को पढ़ें कि बुक में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कहूँगा कि मतलब ऐसे बुक को उठा के पढ़ने से बढ़िया है कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़े, तो बेहतर मार्क्स आ सकते हैं आपके। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने को पता लगी है कि अपना जो प्रिपरेशन है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस बुक में जिस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उस बुक को अपन उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रेफर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपन उसी टॉपिक के जो पीवाईक्यू है वो दे सकते हैं। साथ ही साथ जो एमसीक्यूज है नए आने वाले पैटर्न के ऊपर वो भी अपन देख सकते हैं और उनसे भी अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली जैसा कि पुराना ट्रेंड अपन देखते आए हैं और प्रेजेंट सिचुएशन में आप एक बहुत ही ऐसा मान के चलो कि सक्सेसफुल शख्सियत है हमारे पास में,
जिन्होंने अभी फिलहाल एक 4th रैंक लगाकर जनरल कैटेगरी में और राजस्थान के लिए 1st रैंक लगाकर इन्होंने वो चीज साबित कर दी है कि एक सिंगल बुक या फिर कुछ बुकें पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, उन बुकों को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि एक सिंगल बुक पूरा सिलेबस कवर तो नहीं करेगी सर, तो अपने को कौन कौन सी बुक है जो अपने स्टडी मटेरियल में ऐड करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान? जी सर, तो सर सबसे पहले मैं फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस बाय IIT+ सजेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया बुक है और इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये बुक उठानी चाहिए और इसको पढ़ के एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। तो सर ये पहली बुक है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। उसके बाद में एक बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ सोइल साइंस बाय TD विश्वास। पहले का ऐसा ट्रेंड रहता था कि इस बुक की हर लाइन हर वर्ड इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जैसा मुझे लगता है आजकल कि अभी 1-2 साल से इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं, पर अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है तो आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में मैं बात करूँ अगली बुक की तो इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस बाय DK दास। तो इसमें से आप सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ सकते हैं। कुछ चैप्टर है जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, उसके अलावा इरिगेशन की सोइल सैलिनिटी हो गया, इरिगेशन हो गया और वाटर लॉग सोइल हो गया, तो आप ये पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में इन सब की समरी दे रखी है सोइल साइंस बाय ट्रीटाइज इटेला सत्यनारायण सर के द्वारा, तो वो बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो एक अच्छी बुक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं लास्ट में। जी, आपने बुकें बताई है। ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, देखो पढ़ने के लिए हजारों लाखों बुकें हैं, लेकिन सिलेक्शन हजारों लाखों बुकें पढ़ने से नहीं होता है। सिलेक्शन होता है उस सिलेक्टिव मटेरियल को पढ़ने के लिए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसा कि NTA का पैटर्न है वो अपने पुराने पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट है, और NTA का पैटर्न है वो ये बोलता है कि जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट पेपर डिजाइन किया जाएगा। तो अभी जैसा कि मैंने इस सेशन से पहले बात की सर से, तो मुझे बहुत सारी चीजें और पता लगी, और एक इंपॉर्टेंट टर्म मुझे यहाँ पे लगा कि एलाइड सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो तो हर एक स्टूडेंट कवर कर ही रहा है। हर एक स्टूडेंट को सोशल साइंस के नाम पे वही आपके पेडोलॉजी, टैक्सोनॉमी और वही सारी चीजें वो पढ़ता रहे और पढ़ भी लेता है हर एक बच्चा। लेकिन एलाइड सब्जेक्ट का क्या रोल है, और जो NTA के द्वारा जो ICAR की एग्जाम ली जा रही है उसके ट्रेंड के बारे में आप कुछ बताइए बच्चों को। जी सर एलाइड सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है ICAR JRF में, पर्टिकुलरली फिजिकल साइंस से, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है कि एक ट्रेंड रहता है एक सब्जेक्ट का, एलाइड सब्जेक्ट का। जैसे 2021 का हम देखें तो वहाँ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या एग्रोकेमिकल्स था, उसके बाद 2022 में सेल हो गया, उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, तो ये सब था। अब की बार रिमोट सेंसिंग था एक जो हॉट टॉपिक रहा, काफ़ी क्वेश्चन इस बार पूछे गए। तो मुझे लगता है एलाइड सब्जेक्ट आपकी रैंक डिसाइड करती है, तो एलाइड सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एलाइड सब्जेक्ट पे जितना आप सोइल साइंस पे फोकस कर रहे हो उतना फोकस आपको एलाइड सब्जेक्ट पे भी करना चाहिए। जी, एलाइड सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जहां तक अपन ने देखा है कि हर एक छोटे से छोटा पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है, वो एलाइड है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट उनको पढ़ते नहीं है, ये देखते हैं कि अपना मेजर सब्जेक्ट से अपन रैंक लगा जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एलाइड सब्जेक्ट में जिस टॉपिक से पेपर बन रहा है, जो टॉपिक ट्रेंड में आ गया है इस साल, उस टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन नॉर्मली सर आ ही जाते होंगे। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो एक 8 से 10 क्वेश्चन का मतलब आप ये मान के चलो कि लगभग आपके 40 मार्क्स के अराउंड है, वो तो इन्हीं एलाइड सब्जेक्ट एक सिंगल टॉपिक से आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आज के स्टूडेंट जो प्रेजेंट सिचुएशन में JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है सर। वो ये प्रॉब्लम है कि वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब तो वो फुल ऑन जोश रहते हैं कि स्टार्टिंग में तो अपनी प्रिपरेशन पूरे जोश के साथ में स्टार्ट कर दी कि बोला इस बार JRF की प्रिपरेशन मैं ही करूंगा और मेरी रैंक लगेगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो क्या होती है, उनकी प्रिपरेशन में कोई ना कोई चीज़ें बीच में आ जाती है और वो अपनी प्रिपरेशन धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अपनी प्रिपरेशन तो वो कर रहे हैं लेकिन वो एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, सोचा था कि मैं ये चीज़ करूँगा। तो हर एक इंसान को मोटिवेशन की कोई ना कोई ज़रूरत होती है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए होंगे, तो क्या मोटिवेशन का राज रहा इनके बीच? सर मोटिवेशन तो यही है कि बस जब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तभी सोच लिया था कि करना है तो बस करना ही है। तो सर मोटिवेशन तो यही है कि पहले से होता है कि आपको करना है ना तो करना ही है। उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही है एक जो मैं
बता सकता हूँ। देखो, रेगुलरिटी का इम्पोर्टेंस है वो एक स्टूडेंट को खुद को ही समझना पड़ेगा कि उसकी रेगुलरिटी उसके आने वाले फ्यूचर को कैसे डिसाइड करने वाली है। हर एक चीज़, हर एक लाइफ में, हर एक मोमेंट, एक सिंगल सेकंड आपकी लाइफ का फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है। तो हमेशा जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जब भी कोई चीज़ कर रहे हो, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, अपने अंदर से आना चाहिए कि मैं ये सारी चीज़ें अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे जो भी चीज़ें करनी है वो विद इन टाइम मेरे खुद के फ्यूचर के लिए बेस्ट, आगे का जो भी पार्ट है वो बेस्ट हो पाए उसके लिए करनी है। नेक्स्ट मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि जैसे आपने जेआरएफ के अंदर 4th रैंक लगाई और ओबीसी कैटेगरी के अंदर ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक लगाई, वहीं पे राजस्थान की बात करें तो 1st रैंक लगाई, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट में आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों का साथ रहा होगा, आपके पेरेंट्स का साथ रहा, आपके टीचर्स का साथ रहा, साथ ही अपने क्लासमेट का साथ भी रहा। लेकिन इन सबसे भी अगर मैं आगे एक चीज़ और ले जाना चाहूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अपनी इस पूरी प्रिपरेशन में सब चीज़ एक एक्यूरेट हो, उसके बाद भी PYQ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जी सर, PYQ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि आप सिलेबस पढ़ तो लेते हैं, बुक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको अगर टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपको नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप बुक के अंदर ऐसा तो है नहीं कि आप सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो MCQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 या 3 ऑब्जेक्टिव बुक्स या जो आजकल ऑनलाइन काफ़ी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलो, अच्छी बात है। अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और ऐड करना चाहूँगा PYQ के बारे में, और जितने भी रिसेंट ट्रेंड के MCQs भी मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन आजकल हर एक जगह, तो उन सभी के रिगार्डिंग में आपको एक एडिशनल चीज़, जितने भी स्टूडेंट आज जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको एक चीज़ और एडिशनल बताना चाहूँगा कि जब भी PYQ निकालते हैं तो एक बहुत पुराना ट्रेंड है, एक बहुत पुरानी बात है जो बोली जाती है कि जब तक आप कौवे के मेंढक बनते रहोगे, अपने खुद के एरिया में घूमते रहोगे, तब तक आपको अपने बाहर के बारे में पता नहीं लगेगा कि बाहर के लोग कैसे हैं, बाहर किस तरीके की, किस लेवल की प्रिपरेशन चल रही है, अपना रैंक अपन कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक स्टूडेंट जब अपना कंटेंट होता है, पूरा कंटेंट वो कंज्यूम कर लेता है, पढ़ सब कुछ लेता है, उसे लगने भी लग जाता है कि मुझे सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब तक वो बाहर निकल के नहीं देखेगा, जब तक वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं देगा, जब तक वो कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाएगा, तब तक उसे एक्चुअल अपना जो भी है वो पता नहीं लग पाएगा कि देखो आज ये जो जमाना है वो कंपटीशन का जमाना है, और इस कंपटीशन के जमाने में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला, आप कितना पढ़ रहे हो, और इसी के साथ साथ ये भी उतना इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉम्पिटिटर कितना पढ़ रहा है, क्योंकि सीटें फिक्स है, आप नहीं तो कोई और दूसरा जाएगा, बस जो टॉप में आएगा वो जाएगा, सीधी सी बात यही है। तो आपको साथ के साथ अपन पढ़ रहे हैं वो चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, ये साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि अपने कॉम्पिटिटर कितने पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए अपने को टेस्ट सीरीज से हेल्प मिलती है सर। जी सर, बिल्कुल, टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन का। तो सर मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीजें लगवाई थी, तो मेरे को उनका बेनिफिट भी मिला है। उनसे आपको रैंक वगैरह से आइडिया लग जाता है कि अपन किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर अपन बहुत पीछे हैं तो अपने को ये भी आइडिया लग जाता है कि अपने को कितना एफर्ट और डालना है ताकि अपन उस कॉम्पिटिटिव दौर में आ सके, उस एरिया में अपन आ सके जहां पे अपनी रैंक निकलना बहुत आसान हो जाए। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो PYQ आपके और जो MCQs होते हैं वो उस जो अपने कॉम्पिटिटिव वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बुक से भी अपन करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अपने को रैंक पता लग जाती है, जिससे क्या है कि भाई देखो जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये टेस्ट सारे अटेम्प्ट करते ही करते हैं, तो उनसे आपको रैंक का पता लग जाता है कि बाकी भी लोग कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन में वो कहाँ स्टैंड करते हैं और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जब आप अपनी सोइल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने अपने एलाइड सब्जेक्ट भी पढ़े थे, आपने अपने मेन सब्जेक्ट भी पढ़ा था, साथ में आपने PYQs भी लगाए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने कवर की, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी रहे होंगे जो आपसे मिस हुए होंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट होंगे। तो उनसे क्या होता है कि स्टूडेंटों को बार बार ये डर रहता है, स्टूडेंट क्या होते हैं छोटे छोटे पॉइंटों में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इसी से क्वेश्चन आ गए तो मैं क्या करूंगा। तो उस दौर से कैसे निकले आप? आपको भी लगा होगा कुछ पॉइंट में ऐसे कि भाई अगर ये हो सकता है इसी से क्वेश्चन आ जाए। जी सर, ये तो लगता ही है कि अगर कुछ भी छूटा हो तो लगता सबसे पहले डर यही है कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो क्या होएगा, क्योंकि आप जब पूरी प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, फिर ये डर लगता ही है। तो सर मुझे लगता है कि अगर आपकी मतलब प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है तो आप जितनी प्रिपरेशन आपने करी है तो उसी पे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई छूट रहा है लास्ट एग्जाम टाइम पे, अगर कोई छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए। मेरा कहना यही है कि बस
ज़्यादा अगर सिलेबस में जो है उसी का ध्यान रखे बस, क्योंकि जो सिलेबस में है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देखो, बहुत बार क्या होता है कि एक आध क्वेश्चन किसी एग्जाम में बाहर से आ जाता है और अपन ये सोचते हैं कि ये एक आध क्वेश्चन बाहर से आ गया तो अगली बार भी इसी टॉपिक से आएगा, पर ऐसे तो हजारों लाखों टॉपिक है, किस किस टॉपिक को आप पढ़ते रहोगे। तो अपन हमेशा जब भी प्रिपरेशन करते हैं, आप पुराने पेपर उठा के देख लो, कुछ भी चीज उठा के देख लो, स्कोर आपके जितने भी स्कोर कार्ड है वो उठा के देख लो, तो अपने को एक चीज पता लगती है कि हमेशा प्रिपरेशन है वो 90% तक पहुंच जाती है, तो वो फर्स्ट रैंक के आसपास रहती है। 90-95% मतलब एक अच्छी है। 2 से 5% का कंटेंट ऐसा रहता है जो या तो सिलेबस में दे नहीं रखा होता, फिर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर टॉपिक लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो 2 से 4% का कंटेंट है वो आपका छूटता है। लेकिन उसके लिए अगर अपन पैनिक होकर हर एक चीज पढ़ने लग जाएंगे, हाँ डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं सर जो फोर्थ ईयर में बच्चा है, अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक छोटे छोटे पॉइंट को पूरा पढ़ सके, और उसको पढ़ने के चक्कर में वो अपने बड़े बड़े टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है उनको कहीं ना कहीं मिस कर देता है। और इसी के रिगार्डिंग एक बहुत बार चीजें मैंने बार बार बोली है कि हमेशा एक चीज पे फोकस करो, रीड लेस एंड रिवाइज मोर। आपके पास में जितना कंटेंट है वो सफिशिएंट है, उससे जितने ज्यादा रिवाइज कर सकते हो आप 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी बार रिवाइज कर सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है। मैं रिवीजन के रिगार्डिंग से जब मैं इनसे बात कर रहा था ये सेशन से पहले, तो मुझे ये चीज पता लगी कि इन्होंने IEEE का 35 टाइम रिवीजन किया था, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक सुपीरियर रिवीजन माना जाता है, और आप भी ये सब चीजें कर सकते हो। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा कि ये 35 टाइम आपने रिवीजन किया था, तो क्या IEEE का किया था या फिर सभी बुकों का किया था? साथ ही साथ आपका एवरेज स्टडी ड्यूरेशन क्या रहता था? जी सर मैंने IEEE को सबसे ज़्यादा पढ़ा था। IEEE को मैंने कम से कम 30-35 बार पढ़ा था। हाँ, ये कॉन्सेप्चुअल बुक भी है अपना, हाँ, तो कॉन्सेप्ट सारे यहीं से क्लियर होते हैं। जी सर, तो मैंने इस बुक को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और इसी के कारण सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। तो ये हुआ, और उसके बाद में DK दास से मैंने कुछ सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ा। उसके बाद में टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंस जो TD विश्वास है, उसको मैंने 10-15 बार पढ़ा, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ा। जैसे पिछला ट्रेंड देखा तो लगा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो मैंने उसमें से कुछ ज़्यादा पढ़ा, 10 से 15 बार पढ़ी मैंने। उसके अलावा सॉलिड केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखे थे। उसके अलावा NCERT से कुछ पोर्शन कवर करा था। तो सर यही था बस। जी जरूर, यहाँ पे आपकी जो केमिस्ट्री है उसका भी रोल रहता है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर अपन देखते हैं नॉमेनक्लेचर वगैरह, तो वहां से एक आध क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपना। साथ ही साथ जैसा कि बताया कि इन्होंने कि भाई अपना जो सब्जेक्ट है सोइल साइंस या फिजिकल साइंस जिसको आप बोलते हो, आपके मेजर पोर्शन और एलाइड पोर्शन, इन सभी में अगर इन्होंने जो सबसे मेन चीज अपने को समझ में आई वो है कि IEEE एक फंडामेंटल आपकी बुक है जहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपके कहीं पे भी बुक में डायरेक्टली लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उन क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हो, उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो उसके लिए एक बार एटलीस्ट आपको IEEE है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, और मल्टीपल टाइम पे जितने रिवीजन कर सकते हो उतने रिवीजन करो। एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूंगा, वैसे मैंने बहुत बार आपको लास्ट क्वेश्चन के लिए बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट है जो अपनी प्रिपरेशन के लिए इन बुक को पढ़ रहा है, इनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा है, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो इन हाइलाइटर से हाईलाइट करने के बाद में भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टूडेंट ज्यादा स्कोर कर सकता है? प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सर देखो, मैं नोट्स की बात बताऊं, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, किसी भी बुक के मैंने नोट्स नहीं बनाए। जो अलाइड सब्जेक्ट में कुछ पोर्शन था, जैसे रिमोट सेंसिंग हो गया, कुछ और जैसे माइनर टॉपिक्स हो गए, मैंने केवल उन्हीं के नोट्स बनाए थे। उसके अलावा मैंने किसी चीज़ के नोट्स नहीं बनाए, और मैंने बुक के अंदर ही हाईलाइट करा था, उसी पोर्शन को बार बार पढ़ा था। तो सर बुक में ही हाईलाइट करके पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैं उसी को ज़्यादा बताना चाहूँगा। तो जैसा कि बताया कि भाई बुक में हाईलाइट किया था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो किसी अदर बुक में मिले, तो उन्होंने पूरा बुक पढ़ना फिर उसको ठीक नहीं समझा, उनके उसने नोट्स बना लिए। तो मतलब आप दोनों को कंबाइन करके यूज कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट प्रोडक्टिव जो वर्क होगा वो तभी होगा जब आप हर एक अवेलेबल सोर्स को ऐसे यूटिलाइज करो कि आपकी प्रिपरेशन में वो मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर सके।
और साथ ही साथ एक चीज और भी है कि ये एक जो क्वेश्चन था ये एक पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अगर आपकी आदत है कि आप लिख के पढ़ना चाहते हो, खुद के नोट्स बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू गो फॉर इट। बट वो तब करना है जब आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर चुके हो अपनी प्रिपरेशन और आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम मिला है, तो आप डेफिनेटली अपने नोट्स बना सकते हो। और उनमें एक चीज मैं सर एडिशनली ऐड करना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा अपने खुद के नोट्स बनाए हुए से पढ़ता है तो उसका रिवीजन कहीं ना कहीं बुक वाले से थोड़ा सा फास्ट रहता है, क्योंकि उसको आइडिया है कि उसने कौन सी चीज किस तरीके से कहां पे लिखी है और क्या उनको वो शॉर्ट तरीके से लिख सकता है। लेकिन वो तभी करना है जब आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तो फिर आप बुक में भी हाईलाइट करके यूज कर सकते हो। बाकी जो भी आपका बेस्ट तरीका है उस तरीके से आप यूज कर सकते हो, अपने तरीके को आपको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपका जो भी पैटर्न है, जिस भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने इनका टाइम शेड्यूल भी पूछा तो उनसे, और पहले भी मैंने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए तो उनसे भी मैंने जब पूछा तो मुझे एक ही चीज पता लगी है कि कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका टाइम शेड्यूल है वो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग था। जैसे कुछ लोग बोलते थे कि वो अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ते थे, कुछ लोग बोलते थे वो लेट इन द नाइट पढ़ते थे, तो वो चीजें कोई मैटर नहीं करती है। आप अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ते हो, आपके शेड्यूल में है तो अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेट नाइट तक पढ़ते हो तो लेट नाइट तक पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब मत करो, जैसा भी आप कर रहे हो रेगुलर वैसा करते रहो, उसमें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अपन अपना शेड्यूल चेंज कर रहे हैं तो आप आने वाले 10 से 15 दिन में अपनी जितनी प्रिपरेशन आप कर सकते थे उतनी नहीं कर पाओगे। आप अपना शेड्यूल चेंज करने में ज्यादा टाइम दोगे और जो आउटपुट आपका पुराने टाइम पे मिल रहा था उतना आउटपुट भी नहीं मिल पाएगा। तो बेस्ट है जैसा भी आप कर रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसा भी है कि पुराना टाइम नहीं है कि भाई अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जब भी पढ़ रहे हो बेस्ट है आपके लिए। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अक्षित से मिलके भी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। इन्होंने अपनी लाइफ की एक छोटी सी जर्नी शेयर की है। लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट बाकी हैं इनके जो डेफिनेटली ये अचीव करेंगे और पूरा अपेक्स परिवार इनके साथ है, हमेशा इनकी हर एक जर्नी में साथ है। साथ ही साथ आप सभी प्यारे बच्चों का भी हमेशा साथ रहेगा इनके हर एक गोल को अचीव करने में। तो आज के वीडियो को अपन एंड करते हैं। अगर कोई भी बच्चा है वो जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाह रहा है या फिर वो नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, एसआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो ऑनलाइन बैच के साथ में एनरोल हो सकता है। अपेक्स स्टडीज के एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। बैच के अंदर जाके आप वहां पे हर एक चीज डिटेल में मिलेगी आपको। मल्टीपल टीचर, टोटल आपके बैच में 7 टीचर मिलने वाले हैं हर एक डिफरेंट पोर्शन के लिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। इसी के साथ में एक बार फिर से अक्षित ने अपना टाइम निकाला, कीमती समय, और अपने को अपनी जो अपनी जर्नी थी उस जर्नी को आप सभी के साथ शेयर किया ताकि आपकी लाइफ में भी आने वाले टाइम में कुछ बेटर अचीवमेंट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।